तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? कल हमने पढ़ा था कि क्वांटम नंबर्स जो हैं एक मैथमेटिकल इंटीजर नंबर्स होते हैं जो किसी भी एटम की एक क्लियर पिक्चर को पेश करते हैं। क्वांटम नंबर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहले जिस बेसिस पे इंट्रोड्यूस हुए थे वो था वेव मैकेनिकल मॉडल प्रपोज बाय एरविन श्रोडिंगर। एरविन श्रोडिंगर ने फर्स्ट टाइम ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो वेव लाइक मोशन होती है और वो इस तरह से नहीं होती जिस तरह से बोहर ने एक्सप्लेन किया था। बोहर ने ये बताया था कि न्यूक्लियस के बाहर कुछ फिक्स सर्कुलर पाथ होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन सर्कुलरली या उसकी रिवोल्यूशनरी मोशन होती है। पर एरविन श्रोडिंगर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वेव लाइक मोशन होती है और ये मोशन जो है इलेक्ट्रॉन की वो थ्री डायमेंशनल है और इलेक्ट्रॉन आपको जो है इंस्टेड ऑफ ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ मिलेगा? ऑर्बिटल में मिलेगा। सो व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? दे आर द सेट ऑफ फोर मैथमेटिकल इंटीजर नंबर्स जो कि वेव फंक्शन से ड्राइव किए गए हैं, वेव इक्वेशन से ड्राइव किए गए हैं। और इनका काम क्या होता है कि ये हमें कंप्लीटली बताएंगे किसके बारे में? द बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम के इलेक्ट्रॉन जो है वो किस शेल में है, किस सब शेल में है, किस ऑर्बिटल में है और उसकी स्पिनिंग मोशन या स्पिनिंग उसकी रोटेशन सेल्फ रोटेशन किस टाइप की है। ये सारी चीजें हमें सिर्फ 4 नंबर बताएंगे और हम एटम की एक क्लियर पिक्चर हासिल कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज 4 क्वांटम नंबर्स। सो व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? Erwin Schrödinger gave an equation in which electrons are treated as moving with wave-like motion। यानी इरविन श्रोडिंगर ने कंसीडर किया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह मूव कर रहा है, ठीक है। एंड दिस मोशन जो है इन थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस एंड दिस मोशन और दिस बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम बोर्स एटॉमिक थ्योरी, जिसमें ये कहा गया था कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं? फिक्स सर्कुलर पाथ होते हैं। उस फिक्स सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है, ठीक है। इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो थ्री डायमेंशनल होती है अराउंड द न्यूक्लियस और वो रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं द रीजन इज कॉल्ड व्हाट? ऑर्बिटल। उस रीजन को क्या कहा जाता है? ऑर्बिटल कहा जाता है, ठीक है। तो आगे क्या है? डेफिनेशन क्या है क्वांटम नंबर्स की? द क्वांटम नंबर्स आर सेट ऑफ 4 मैथमेटिकल इंटीजर नंबर्स व्हिच गिव एक्सेप्टेबल पिक्चर ऑफ एन एटम। कि यानी जितने भी हमने मॉडल पढ़े थे उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिफेक्ट जरूर था। तो ये मॉडल जो है एक एक्सेप्टेबल पिक्चर ऑफ एटम बताता है कि यानी एटम की जितने भी डिफेक्ट्स है दूसरे मॉडल्स में वो ऑलमोस्ट इसमें रिमूव किए गए, ठीक है। वो सारे के सारे ऑलमोस्ट रिमूव किए गए और ये एक मॉडर्न मॉडल है, एक न्यू मॉडल है वेव मैकेनिकल मॉडल प्रपोज बाय एरविन श्रोडिंगर कि उससे हम एटम की क्लियर पिक्चर बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर के बारे में, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल के बारे में, इलेक्ट्रॉन के शेल के बारे में। हम जो है ये सारा कुछ बता सकते हैं बाय यूजिंग दीज 4 क्वांटम नंबर्स। एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स 4 क्वांटम नंबर्स। इलेक्ट्रॉन जो है एटम के अंदर, अब इलेक्ट्रॉन का क्या क्या बता सकते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है किस ऑर्बिटल में है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की जो है रोटेशनल मोशन कौन सी है या स्पिनिंग मोशन कौन सी है, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो है हम इन 4 क्वांटम नंबर से बता सकते हैं, ठीक है। सो बढ़ते हैं आगे। देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स, 4 क्वांटम नंबर है। वन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर सिंपल सी बात करें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें शेल का पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है। उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। n इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है, n इज इक्वल टू 2 का मतलब है इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में है। सब शेल 4 होते हैं, ठीक है। इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। L के 4 वैल्यूज होते हैं 0, 1, 2 एंड 3। 0 फॉर S, 1 फॉर P, 2 फॉर D एंड 3 फॉर F, ठीक है। ये मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। ऑर्बिटल किस में है भाई? ऑर्बिटल भी 4 किस्म की हैं, S, P, D, F। 4 किस्म की ऑर्बिटल्स हैं, 4 किस्म के सबशेल हैं, ठीक है। स्पिनिंग मोशन 2 किस्म की हैं, आइदर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है या तो क्लॉकवाइज स्पिन करेगा या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। तो हम चारों क्वांटम नंबर्स की डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको नील बोहर ने इंट्रोड्यूस करवाया था।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस मेन शेल में है। इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन स्मॉल से, और एन का वैल्यू हमें बताएगा, क्या क्या बताएगा, बहुत कुछ बताता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितना है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन किस जिस शेल में मौजूद है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, और जो जो भी एक पर्टिकुलर शेल है उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी हो सकती हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें एक ही क्वांटम नंबर से मिलेगी, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आइए मजीद देखते हैं कि इसमें क्या होता है। पहली बात कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, एन स्मॉल, एन स्मॉल, कि इसको हम एन स्मॉल से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या बताता है, इट डिटरमाइंस, क्या डिटरमाइन करता है, इट डिटरमाइंस व्हाट, द शेल और ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। अब इलेक्ट्रॉन किस शेल में मौजूद है वो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलेगा। इसके वैल्यूज जो हैं 1 2 3 4 इंटीजर वैल्यूज हैं, पॉजिटिव इंटीजर अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किस चीज से जाहिर करते हैं, एन से। तो एन इज इक्वल टू 1 है, अगर n इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो k शेल में है, ठीक है। इफ n इज इक्वल टू 2 है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो l शेल में है। इफ n इज इक्वल टू 3 है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है वो m शेल में है। इफ n इज इक्वल टू 4 है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है वो n शेल में है। यानी ये देखें, तो ये पहला शेल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है। जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा यानी शेल नंबर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का शेल नंबर बढ़ेगा, उसको क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से दूर जा रहा है। तो पहली बात कि साइज ऑफ ऑर्बिट जो है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि पहली ऑर्बिट हाइड्रोजन की अगर बात करें तो उसका रेडियस 0.529 है, जबकि दूसरी ऑर्बिटल जो है उसका 2.12, इट इज 4 टाइम्स बिगर देन द फर्स्ट ऑर्बिट। वो 4 टाइम्स बिगर है किससे, फर्स्ट ऑर्बिट से, ठीक है। सो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, हमें बोर ने बताया था कि एनर्जी का जो फार्मूला है वो है -1312/n², ठीक है। ये फार्मूला है किसका, एनर्जी का, n²। अब शेल नंबर से क्या करें, डिवाइड करें, ठीक है। सो इमेजिन करें कि E1 की जो एनर्जी होगी वो होगी -1312 डिवाइडेड बाय 1²। E2 की जो एनर्जी होगी वो होगी -1312 डिवाइडेड बाय 2² यानी 4। तो जो दूसरा शेल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 4 टाइम ज्यादा होगी, 4 टाइम ज्यादा होगी एज कंपेयर टू, ज्यादा होगी कम होगी, -1312 को 4 से डिवाइड करेंगे, ज्यादा होगी, हाँ बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। फर्स्ट शेल में जो एनर्जी होती है दैट इज -1312, और सेकंड शेल में जो एनर्जी है वो -328। यानी जो फर्स्ट शेल की एनर्जी है दैट इज -13, और सेकंड शेल की जो एनर्जी है दैट इज -320। आप मुझे बताएं कि ये जो, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन E1 एंड E2। E1 and E2, number 1, E1 is equal to E2, number 2, 4E1 is equal to E2, number 3, 4E2 is equal to E1, D, 2E1 is equal to E2। what should be the right answer, करेक्ट रिलेशन कौन सा होना चाहिए, आंसर दें जरा, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, शाबाश, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर भी। देखिए क्योंकि इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, माइनस वैल्यू है तो 4 टाइम वैल्यू इंक्रीज होगा। सो 4E1 इज इक्वल टू क्या होगा, E2। बात समझ आ गई, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा शेल नंबर बढ़ेगा एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एनर्जी
इंक्रीज हो रही है, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस बढ़ेगा। अच्छा, द नंबर ऑफ सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स, अब नंबर ऑफ सबशेल्स बराबर होता है n के, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बराबर होती है n स्क्वायर के, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट कितने होंगे, 2n स्क्वायर, ठीक है। एज n वैल्यू इंक्रीज, जैसे जैसे n वैल्यू बढ़ेगा तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा कि साइज ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होगी। देखिए साइज ऑफ ऑर्बिट जो पहली है वो दूसरी उससे बड़ी होगी, तीसरी उससे बड़ी होगी। जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा तो साइज ऑफ ऑर्बिट भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑर्बिट क्या होगी, इंक्रीज होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आप देख सकते हैं कि -1312 से सेकंड शेल में -328, यानी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, अब देखें टोटल एनर्जी जो होती है दैट इज सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक। टोटल एनर्जी क्या है कि सम ऑफ टोटल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर ये इंक्रीज हो रही है तो इसको डिक्रीज होना चाहिए, अगर ये डिक्रीज हो रही है तो इसको इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते हो, आप न्यूक्लियस से दूर जाते हो, ठीक है, ए ये है, बी ये है, क्या सही है, आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो, ठीक है, ए सही है या बी सही है, ए सही है या बी सही है, शाबाश, बी। काइनेटिक एनर्जी कम होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। सो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन आए तो आपने इस तरह से सिलेक्ट करना है आंसर उसका, ठीक है। सिंपल है, कोई इशू नहीं है, जस्ट आपको रिलेशन आना चाहिए कि हो क्या रहा है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए कम से कम। अच्छा, उसके बाद है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा, यहां तक, क्योंकि कल हमने किया था इसलिए इसको थोड़ा स्पीड में, बाकी थोड़े स्लो कर लेते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो, ओके, चलें बढ़ते हैं आगे। उसके बाद वेलोसिटी ऑर्बिट की डिक्रीज, एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज होगा, क्यों होगा ये देखें, एंगुलर मोमेंटम क्यों इंक्रीज होगा। अब एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है mv और इज इक्वल टू nh/2 पाई। अब क्योंकि n का वैल्यू बढ़ रहा है, इफ n इज इक्वल टू 1 तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होगा क्या, h/2 पाई। इफ n इज इक्वल टू 2 एंगुलर मोमेंटम होगा 2h/2 पाई। इफ n इज इक्वल टू 3 एंगुलर मोमेंटम होगा 3h/2 पाई। सो क्या हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्वांटम नंबर पे जाने से पहले हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एक बार फिर से रिपीट कर दें। देखिए सिंपल सी बात है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो हमें ये बताता है, क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है। तो n के वैल्यू से हमें पता चलेगा, अगर n का वैल्यू 1 है तो इलेक्ट्रॉन के शेल में है, अगर n का वैल्यू 2 है तो इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में है, अगर 3 है तो तीसरे शेल में है। और n के वैल्यू से हमें डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता चलता है, पोटेंशियल एनर्जी का पता चलता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता चलता है, काइनेटिक एनर्जी का पता चलता है और इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस का पता चलता है, सॉरी, और एंगुलर मोमेंटम का पता चलता है। चलें पढ़ते हैं। व्हाट इज लाइंग इन एजीमुथल सब्सिडायरी सेकेंडरी, और इसको ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, इसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल का जो एंगुलर मोमेंटम है, एक तो था ऑर्बिट का किसके बराबर है, ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम था mv और इज इक्वल टू nh/2 पाई। ये था किसका, फॉर ऑर्बिट, फॉर ऑर्बिट। जबकि ऑर्बिटल का जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू दिस थिंग, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल इज रेडिकल l azimuthal quantum number l plus 1 into h/2 pi. So this is the formula. Now ये जो h/2 pi they are not lying in radical, they are outside the radical, ठीक है, h/2 pi. So ये जो है किसका फार्मूला है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल सॉरी एंगुलर मोमेंटम। सो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का ये फार्मूला है, जबकि वो जो आपका क्या कहते हैं ऑर्बिट का या शेल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो ये होगा। बात समझ आ गई, ठीक है। तो इससे करते क्या है, ठीक है, इससे करते ये हैं
कि पहली बात, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, ये वन नहीं है, एल है, ठीक है। इट इज डिस्क्राइब द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। जो मेन बात है, जो मेन क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं कि एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको सब्सिडारी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। बहुत से नाम है इसको जो है केमिस्ट यूज करते हैं, पर मेन जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ठीक है। इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल से माल से। और ये हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। शेप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमें पता है, क्या पता है कि जो एस ऑर्बिटल है, ठीक है, एस ऑर्बिटल क्या होती है? एस ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल होती है, ठीक है। जो पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल क्या होती है? डम्बेल होती है, ठीक है। जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल क्या होती है? डबल डम्बेल। डी ऑर्बिटल क्या होती है? डबल डम्बेल। और एफ का हमें अभी तक पता नहीं है, ठीक है। सो जो आपकी एस ऑर्बिटल है उसका शेप हमें एल का वैल्यू बताएगा। अगर एल इज इक्वल टू 0 है यानी इलेक्ट्रॉन आपका एस में है, और एस क्या होगी? स्फेरिकल होगी। अगर एल इज इक्वल टू जो है 1 है, आपका इलेक्ट्रॉन पी में होगा और शेप जो है उसका डम्बेल होगा। यानी एल के वैल्यू के हिसाब से हमें सबशेल का पता चलेगा और सबशेल के हिसाब से हमें ऑर्बिटल का पता चलेगा, ठीक है। तो एल से जाहिर करते हैं, और ये हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। इट्स वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन एन वैल्यू। इसका वैल्यू जो है वो लेस देन क्या होगा? एल वैल्यू होगा। चलें देखते हैं ये क्या बात है। कोई भी एन वैल्यू है, ठीक है, अगर एन इज इक्वल टू 1 है तो एल का वैल्यू जो होगा एन माइनस 1, यानी ये होगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। जब एल का वैल्यू 0 होगा तो आपको इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा? एस पे मिलेगा, ठीक है। अगर एन इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो एल का वैल्यू जो है वो 1 होगा। एन से एक माइनस करेंगे, ठीक है। इफ एन इज इक्वल टू 3 है तो एल इज इक्वल टू 2 होगा। इफ एन इज इक्वल टू 4 है तो एल इज इक्वल टू 3 होगा। सॉरी, 4 वैल्यूज, नॉट 3, 4 वैल्यूज पॉसिबल हैं। 0 1 2 3। अगर 0 है तो एस में, अगर 1 है तो पी में, अगर 2 है तो डी में, अगर 3 है तो एफ में। इस तरह से हमें पता चलता है, ठीक है, कि जो है आपके पास जो है कौन कौन से ऑर्बिटल मौजूद हैं। और शेप का कैसे पता चलेगा देखेंगे। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है, ठीक है, पी ऑर्बिटल डम्बेल है, डी ऑर्बिटल डबल डम्बेल है, और एफ ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेटेड है जो कि 3 डायमेंशनल शेप यहाँ पे ड्रॉ नहीं होगा, ठीक है। तो L हैज 4 पॉसिबल वैल्यूज, कि L के वैल्यूज मैंने आपको बताया 4 होंगे। एक 0 1 2 एंड 3, 0 1 2 एंड 3, ये 4 वैल्यूज होंगे। 0 फॉर S एंड 1 फॉर P, 2 फॉर D एंड 3 फॉर F, ओके। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सबशेल, कि किस सबशेल में ऑर्बिटल्स कितनी होगी, आप 2L वैल्यू लगाएंगे। अब देखिए L जो है वो फिक्स है, 0 1 2 एंड 3, 0 फॉर S, 1 फॉर P, D एंड F, ठीक है, S P D एंड F, ओके। अच्छा, L वैल्यूज कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी होंगी सबशेल में। ये किसका फार्मूला है? ऑर्बिटल्स इन सबशेल, के सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स कितनी हैं, ठीक है। सो आप फॉर एस ऑर्बिटल, एस का एल वैल्यू क्या है? 0। तो कितनी ऑर्बिटल्स होंगी एस में? 2 0 तो 0, 0 प्लस 1 1, यानी एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होगी। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो एस सबशेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फॉर पी क्या लिखेंगे? एल वैल्यू कितना है? 1, तो हम क्या लिखेंगे? 2 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 1 का 2, 2 प्लस 1 3 ऑर्बिटल। यानी आपके जो है पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होगी। हमें पता है कौन सी, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो हैं किसी भी शेल में कितनी होंगी वो पता चलता है किससे? एल वैल्यू से। एल वैल्यू चेक करेंगे उससे पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सबशेल। अब एक ऑर्बिटल का फार्मूला ये है, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसको जस्ट डबल करेंगे ब्रैकेट में रख के। इसका जितना भी वैल्यू है, एस ऑर्बिटल का ये वैल्यू पूरा क्या था? 1 था, तो 2 1 2। एस के लिए, पी के लिए ये वैल्यू पूरा ब्रैकेट क्या था? 3 था,
तो 2 3 द 6 p में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल इज इक्वल टू, ये मैंने आपको बताया कि एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा ऑर्बिटल का। एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल का जो है mvr ऑर्बिटल इज इक्वल टू रेडिकल l l+1 इंटू h/2 पाई। सो अब देखें, अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन एस शेल में है फॉर एनी एन वैल्यू, कि कितना भी एन वैल्यू है पर इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में है, एस ऑर्बिटल में, एल वैल्यू क्या होगा 0 0 0 0+1। अब 0+1 1 1 0 द 0 0 इंटू ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0। यानी एस ऑर्बिटल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, वो क्या होगा 0, वो क्या होगा 0। बाकी पी का सर्टेन वैल्यू होगा। इस तरह से आप निकालेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो मैंने लिख के रखे हुए हैं, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल का फॉर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल फॉर एनी एन वैल्यू, यानी किसी भी शेल में अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो एस सब शेल में है, एस ऑर्बिटल में है, उसका एंगुलर मोमेंटम 0, ठीक है। फॉर पी ऑर्बिटल वैल्यू पुट करेंगे 2h/2 पाई होगा, रेडिकल 2h/2 पाई, और डी का जो है रेडिकल 6h/2 पाई, और एफ ऑर्बिटल का जो होगा 12h/2 पाई। ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? एक बार दोबारा रिपीट कर जाऊं कि एजीमुथल क्वांटम नंबर से पहली बात इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरी बात ये हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है, तीसरी बात कि एल का वैल्यू जो है, एल का वैल्यू जो है, एल का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, एन के वैल्यू पे। एन से एल का वैल्यू 1 कम होना चाहिए, यानी अगर आपके पास जो है कोई भी शेल है, आप एल वैल्यू को उससे एक डिजिट जो है वो क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। क्यों कम करेंगे? क्योंकि एल इज इक्वल टू n-1 है। अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है तो n का वैल्यू 1 है, तो l क्या होगा 1-1 इज इक्वल टू 0, यानी आपको पास l का वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ मिलेगा, इलेक्ट्रॉन आपको s सब शेल में मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर l का वैल्यू, अगर l का वैल्यू क्या है 1 है, तो आपको इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, p में मिलेगा। अगर l का वैल्यू 2 है तो आपको d में मिलेगा, अगर 3 है तो आपको f में मिलेगा। तो l के वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है, और वहीं से हमें पता चल जाएगा, क्योंकि इनके शेप ऑलरेडी नोन है, तो अगर l का वैल्यू 0 है तो हमें शेप का पता चलेगा कि स्फेरिकल है, अगर p में है तो डम्बल है, अगर d में है तो डबल डम्बल है, तो हमें शेप का पता चलता है। दूसरा कि किस सब शेल में ऑर्बिटल्स कितनी है, फार्मूला है 2l+1, ठीक है। ऑर्बिटल सब शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2l+1, 2l+1, यानी ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसको डबल करेंगे, ठीक है। एनी प्रॉब्लम बेटा? यहाँ पे मिस्टेक है। मिस्टेक इज व्हाट? मिस्टेक इज दैट कि ये f का है, f। नंबर 3 है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m। पहली बात, it tells us about different orientation or positions of orbital under the influence of magnetic field। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें यह बताता है कि अगर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हैं और उस ऑर्बिटल को हम मैग्नेट के स्ट्रॉन्ग एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के सामने रखते हैं, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो खुद को पोजिशनाइज कहाँ करेगी, वो खुद को ओरिएंट कहाँ करेगी, उसमें स्पेशल अरेंजमेंट कैसे होगी, वो 3 डायमेंशनली खुद को कहाँ पे अरेंज करेगी, ये उसकी पोजीशंस कितनी डेवलप होंगी इन द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा। किसी भी सबशेल के लिए एस, पी, डी या एफ, नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस किसके बराबर होंगे, 2l+1, ठीक है। नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस 2l+1, यानी जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो l पे डिपेंड करता है। हमने देखा कि जो अजीमुथल क्वांटम नंबर था वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रहा था, उसका वैल्यू जो था n-1 था। यहाँ पे जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है उसको आपने क्या करना है कि मैथमेटिकली m इज इक्वल टू, m को आपने क्या करना है कि m इज इक्वल टू +-l इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है। सो आपने क्या करना है, आपने m को प्लस भी करना है, m को माइनस भी करना है, और दरमियान में 0 भी लगाना है, ठीक है। हम निकालते हैं वैल्यूज।
द नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस आर इक्वल टू 12+1, मैंने आपको बताया 12+1। अब नंबर ऑफ ओरिएंटेशन एस की कितनी होगी, एल का वैल्यू 0 लगा दें, एस का एम वैल्यू क्या होगा, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन इधर 0 लगा दें, 2 0 का 0 0 प्लस 1 1 1 1 ओरिएंटेशन होगी, पी की ओरिएंटेशन कितनी होगी, इधर 1 लगा दें, 2 1 का 2 2 प्लस 3 3, यानी पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स, 3 स्पेशल ओरिएंटेशन होगी, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। तो ये जो डंबल हैं, 3 डंबल हैं, इसमें इसमें पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल हैं, तो तीनों ऑर्बिटल कहां पे होंगी, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस। हमें किसने बताया, मैग्नेटिक ऑर्बिटल डीजनरेटेड हैं, यानी सेम एनर्जी वाली हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है डीजनरेसी को स्प्लिट कर सकती है। पी ऑर्बिटल की डीजनरेसी मैग्नेटिक फील्ड से स्प्लिट नहीं होती, पर हाँ डी ऑर्बिटल की जरूर होती है, डी ऑर्बिटल की जरूर होती है। चलिए पूछे से अपन, डी ऑर्बिटल की जरूर होती है, ठीक है। इट इज अच्छा, इसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के वैल्यूज कैसे निकालेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है फॉर एस ऑर्बिटल एल इज इक्वल टू 0 है, तो एम के लिए 0 को प्लस भी करेंगे माइनस भी करेंगे। अब 0 को प्लस करें माइनस करें एक ही वैल्यू आएगा, और ये ओरिएंटेशन 12+1 होंगी, ठीक है, कितनी होंगी, 12+1, 2l+1। पी के लिए एल इज इक्वल टू 1, तो एम के कितने वैल्यू होंगे, 1 को आप माइनस भी करेंगे, 0 भी करेंगे, प्लस भी करेंगे, यानी कितने वैल्यूज आ गए, 3। 2l+1 के हिसाब से भी 3 आएंगे, एल का वैल्यू 1 है, 2 1 2, 2+1 इज इक्वल टू 3। अच्छा, अगर -1 है तो इलेक्ट्रॉन पी एक्स में है, 0 है तो पी वाई में है, अगर प्लस है तो पी जेड में है। सेम फॉर द डी ऑर्बिटल, एल इज इक्वल टू 2, सो 2 है तो इसके 5 वैल्यूज होंगे, -2 -1 0 +1 एंड +2। सो डी के पास जो है वो 5 ऑर्बिटल होंगी। सिमिलरली एफ के पास एल वैल्यू 3 है, तो बताएंगे ऑर्बिटल्स कितनी होंगी, कौन बताएगा, कितनी ऑर्बिटल्स होंगी, शाबाश, 7 होंगी, बिल्कुल 7 होंगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, वापस आते हैं। अब स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है। अब स्पिन क्वांटम नंबर जो है, 2 साइंटिस्ट थे, गॉड स्मिथ एंड उलनबैक, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया था। इन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी 2 किस्म की मोशन होती है। एक होती है रिवोल्यूशनरी मोशन, जिसका जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं कि फिक्स सर्कुलर पाथ होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है उसकी रिवोल्यूशनरी मोशन होती है। दूसरी इसकी होती है सेल्फ रोटेशन और स्पिनिंग मोशन, कि ऐसे घूमते घूमते ये इस तरह से भी घूमता रहता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास 50% चांस है, 50% चांस है कि वो क्लॉकवाइज घूमे, इसको ऐसे जाहिर करते हैं, तो क्लॉकवाइज रोटेशन को -1/2 से जाहिर करेंगे, और 50% चांस है कि उसकी जो रोटेशन है वो +1/2 होगी। अच्छा, एक चीज याद रखें कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पड़ते हैं, एन ऑर्बिटल कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। जब ऑर्बिटल में आप पहला इलेक्ट्रॉन रखोगे तो उसको क्लॉकवाइज स्पिन दोगे, जब दूसरा रखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज दोगे। पहले इलेक्ट्रॉन को कौन सी स्पिन दोगे, क्लॉकवाइज, और दूसरे को क्या दोगे, एंटी क्लॉकवाइज। ये जहन में रखना, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं कि जब भी आप किसी इलेक्ट्रॉन को क्वांटम नंबर असाइन कर रहे हो, तो आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को जो है क्लॉकवाइज स्पिन देंगे और सेकंड इलेक्ट्रॉन को जो है आप एंटी क्लॉकवाइज देंगे, ठीक है। ये आप जहन में रखना। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको 50% चांस होता है कि वो क्लॉकवाइज जो है उसकी रोटेशन होगी, और 50% चांस है कि उसकी एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। अब ये पता कैसे चले कि क्लॉकवाइज, ये एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा, थ्रू हाई पावर स्पेक्ट्रोस्कोप पता चलेगा, नॉर्मली पता नहीं चलता। सो फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, जब हम किसी को असाइन करेंगे तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज और सेकंड इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो स्पिन क्वांटम नंबर को ऐसे जाहिर करते हैं, इट टेल्स अस अबाउट स्पिनिंग मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एन इलेक्ट्रॉन
has both revolutionary and spinning motion at the same time. The spinning motion is also called self rotation. इसको self rotation भी कहते हैं. An electron has two types of spin, clockwise, anti-clockwise. Clockwise को जो है हम माइनस से जाहिर करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को हम जो है प्लस से, प्लस -1/2 यानी क्लॉकवाइज. ठीक है, यानी ये होगी आपकी क्लॉकवाइज. ठीक है, और ये होगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, तो स्प्रिंग मोशन अब हमने जो है 4 क्वांटम नंबर किए. ठीक है, सबको एक मरतबा रिपीट करके बाद में इसके क्वेश्चंस करते हैं. अब कुछ फार्मूलाज हैं सेल्फ रोटेशन से रिलेटेड, वो उसको देख लेते हैं. स्पिनिंग और सेल्फ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएट विथ मैग्नेटिक फील्ड, कि जब भी इलेक्ट्रॉन सेल्फ रोटेट करेगा उसकी स्पिनिंग मोशन होगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल के ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन रखते हैं हम, ठीक है, तो इसको एक को क्लॉकवाइज दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज क्यों रखते हैं? अगर दो इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, अगर फॉर एग्जांपल अगर वो नॉर्थ पोल जनरेट कर रहा है, दूसरे को बीसी में रखते हैं क्लॉकवाइज स्पिन से, वो भी नॉर्थ जनरेट करेगा. सो नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसकी एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी, और स्टेबिलिटी क्या होगी? लो. तो ये लो स्टेबल होगा, या सिंपली कहें तो ये अनस्टेबल होगा. ठीक है, ये क्या होगा? अनस्टेबल होगा जब इसकी स्पिन एक जैसी रखेंगे. सो इस वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट रखी जाती हैं, ताकि एक नॉर्थ पोल मैग्नेट का जनरेट करे इलेक्ट्रॉन, दूसरा साउथ करे, और ये वीकली एक दूसरे को अट्रैक्ट करें. अट्रैक्शन से पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, और कम पोटेंशियल एनर्जी वाला सिस्टम जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है. ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो करेक्ट होगी, वो स्टेबल होगी, जिसमें जो एनर्जी है वो क्या होगी. अब मल्टीप्लिसिटी जो है एंगुलर क्वांटम नंबर इज इक्वल टू, यानी क्वांटम नंबर स्पिन तो डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने डिवाइडेड बाय 2. अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डिवाइडेड बाय 1, यानी हाफ चांस होगा क्लॉकवाइज का, हाफ चांस होगा एंटी क्लॉकवाइज का. मल्टीप्लिसिटी, ये S जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शो कर है, S इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. मल्टीप्लिसिटी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, 2 के मैंने करके रखे हुए हैं, बाकी आप लोग कर लेना. स्पिन इज इक्वल टू, अब ये आपका S जो है वो स्पिन है, स्पिन 1/2 होता है. ठीक है, मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2S. यहाँ पे S जो है वो स्पिन को जाहिर कर रहा है, और स्पिन जो है वो आपका वो क्या होता है? ये बराबर है किसके? 1/2 के. ठीक है, तो कुछ कंडीशंस हैं, वो पहले मैं आपको लिख के देता हूं, उसके बाद आप लोगों ने आंसर डिसाइड करने हैं. ठीक है, वो कंडीशंस जो है थोड़ी याद करनी पड़ेगी आपको. देखिए कंडीशंस क्या है कि अगर N and L cannot have same value. पहली ये चीज याद रखें, N और L का, चले मैं इसको दूसरे बोर्ड पे चलते हैं. ठीक है, कंडीशन पहली ये है, नंबर 1 कंडीशन, N, या इसको इस तरह से क्यों ना लिखें कि L कैन नॉट बी इक्वल टू N. दूसरी कंडीशन, L इज इक्वल टू N-1. तीसरी कंडीशन, L कैन नॉट बी ग्रेटर देन N. चौथी कंडीशन, इफ L इज इक्वल टू 0 देन M को भी 0 होना चाहिए. ठीक है, पांचवी कंडीशन, इफ L इज इक्वल टू नॉन जीरो देन M क्या होगा? अगर L नॉन जीरो है तो M आपका 0 भी होगा, M आपका माइनस भी होगा, M आपका प्लस भी होगा. याद है ये चीज याद है बेटा, कि अगर, क्योंकि M के वैल्यू जो हैं, M इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस L इंक्लूडिंग जीरो. तो अगर L इज इक्वल टू 0 है तो M श्योरली 0 होगा. पर अगर L नॉन जीरो है, ठीक है, तो
आपका m जो है वो 0 भी होगा, माइनस भी होगा और प्लस भी होगा, ठीक है। और छठी बात ये है कि if L is equal to 0 then m cannot be non-zero। अगर L का वैल्यू 0 है, अब m बनता ही किससे है? L से है। तो अगर L 0 है तो m नॉन जीरो नहीं हो सकता। हाँ, जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है पर नॉन जीरो नहीं हो सकता। ये कंडीशन ध्यान में रखें और इसका स्क्रीनशॉट लें, तो फिर हम वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के तरफ चलते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी में, मैं ले लेता हूँ, मैं बल्कि बाद में लेता हूँ। आप लोगों ने ले लिया? ले लिया तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट क्वांटम नंबर इज नॉट अलाउड? वो कंडीशंस आपने ध्यान में रखती हैं। n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू प्लस 1। अब n किसे l कम होना चाहिए, एक कम होना चाहिए, कम है, बिल्कुल है। l 0 है, m भी 0 है, सही है। और इलेक्ट्रॉन का पता नहीं, एक है, दो है, तो 1/2, ये सही है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें कोई डाउट बेटा? सही है, ये सही है, ओके। सेकंड को आए, n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 1। हमने कंडीशन पढ़ी कि कंडीशन ये थी कि l कैन नॉट बी इक्वल टू, l कैन नॉट बी इक्वल टू व्हाट? n। सो ये कंडीशन गलत है। n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2, ये सही है। क्यों? कि भाई n इज इक्वल टू 2 है, l का वैल्यू 2 से कम है, 2 से -1 होना चाहिए, ठीक है। और फॉर l इज इक्वल टू 1, m के 3 वैल्यूज होंगे, m -1 भी होगा, ठीक है, l +1 भी होगा, m 0 भी होगा, तो ये भी सही है, ठीक है। और चौथे में क्या है? n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 0। अब l इज इक्वल टू 1 है, हमने पढ़ा कि अगर l जो है नॉन जीरो है, l नॉन जीरो है, तो m जो है वो 0 भी होगा, m जो है वो प्लस भी होगा, m जो है वो माइनस भी होगा, तो ये भी सही। तो व्हाट शुड बी अवर करेक्ट आंसर? 2। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे, तो हमने सिलेक्ट कैसे करना है? कंडीशंस को फॉलो करना है कि L वैल्यू जो है, L वो n से एक कम होता है, कभी भी L का वैल्यू n के बराबर या n से ज्यादा नहीं होता, एक डिजिट कम होता है। और दूसरी और मेन कंडीशन, अगर L 0 है तो m जरूर 0 होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, अगर L नॉन जीरो है तो m 0 भी होगा, m प्लस भी होगा और m माइनस भी होगा, ये जहन में होना चाहिए, ठीक है। हम्म अच्छा, सेकंड में देखें, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स एन इलेक्ट्रॉन विल हैव हाईएस्ट एनर्जी? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस में हाईएस्ट होगी? अब देखें, अगर आपको चार ही क्वांटम नंबर मिले हुए हैं तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, उसका एनर्जी से कोई लेना देना नहीं। स्पिन क्वांटम नंबर हमें सेल्फ रोटेशन के बारे में बताता है, उसका एनर्जी से कोई लेना देना नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ एन और एल वैल्यू को ऐड करें, जिसका एन प्लस एल ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। चले एन और एल को ऐड कर लें, एन प्लस एल कितना हो गया? 5, सॉरी 2 + 3 5, 4 + 2 6, 4 + 1 5, 5 + 0 5। सो हाईएस्ट एनर्जी किसकी होनी चाहिए बेटा? हाईएस्ट एनर्जी किसकी होनी चाहिए? बी की। समझ आ गई बात? तो आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन में दूर नहीं जाना, आगे नहीं जाना, मैग्नेटिक कितना है या आपका स्पिन कितना है, आपने सिर्फ क्या करना है कि एन और एल के वैल्यू को एडअप करना है। जिसका वैल्यू कम है उसकी कम एनर्जी, जिसका ज्यादा है उसकी ज्यादा एनर्जी, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। चलिए, मैंने जूम कर दिया जरा। इसका आंसर क्या होना चाहिए? सिंपल सा वही क्वेश्चन है कि हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी। आप लोगों ने क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू, एन और एल के वैल्यू को एडअप कर लें, ठीक है। एन और एल के वैल्यू को एडअप कर लेंगे। सो व्हाट शुड बी द आंसर? क्या आना चाहिए भाई? N4L0 4, N3L0 3, N3L1 4, N3L2 5। सो हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी?
हाईएस्ट एनर्जी आपकी डी की होगी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आ गई बेटा? बात समझ आ गई? आ गई? खलास? ओके, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और सारे एक ही जैसे क्वेश्चन से, चलें इसको छोड़ते हैं, हाईएस्ट एनर्जी को। दूसरे क्वेश्चन, इसको जरा देखिए, ये क्वेश्चन कैसे होगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज दिस वन हर्ट्ज, व्हाट इज वेवलेंथ इन मीटर्स? वेवलेंथ क्या होगी? वेवलेंथ क्या होगी? फार्मूला बता दूं, उसके बाद खुद करो। फार्मूला आपका के फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। ठीक है, सो बताना क्या है आपने, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? बस बता दें सिंपली। वेलोसिटी ऑफ लाइट मिली हुई है, कहाँ है? दिस द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड। तो आपने क्या करना है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अच्छा सॉरी, वेवलेंथ मालूम करनी है इसमें। यू पीपल हैव टू फाइंड वेवलेंथ। वेवलेंथ मालूम करनी है, तो वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या होगा? सी अपॉन न्यू। सो वेवलेंथ इज इक्वल टू, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है बेटा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 × 10⁶ हर्ट्ज। सो लेमडा इज इक्वल टू, ये 2 का पावर 3 में कितने टाइम जाएगा? 1.5 इंटू क्या होगा? 10⁸ सो लेमडा इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सॉरी, आपका पर मीटर होगा वेवलेंथ जो है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। चलें इसको देखते हैं फिर दूसरे क्वेश्चन को। बात समझ आई या नहीं बेस? बात समझ आई या नहीं? फार्मूला था कि न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू सी अपॉन वैल्यू पुट किया और आंसर निकाला। ओके, अब ये है, अब अब्बा डब्बा जब्बा, अब्बा डब्बा जब्बा, ये दो क्वेश्चन हैं। कर सकते हो आप तो, शाबाश। देखें सर, व्हाट शुड बी इट्स आंसर? देखें यहाँ पे जो वैल्यू मिला हुआ एनर्जी का, हमने जो पढ़ा है वो ये है, -1312 डिवाइडेड बाय n² किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब यहाँ पे जो यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट होगी वो होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n²। ठीक है, सो फार्मूला क्या होगा आपका? ये 13.6 n², शायद इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये जो है प्लस के इक्वल है। ठीक है, आई वेवलेंथ ऑफ अ फोटॉन इज दिस वन, h इज इक्वल टू दिस वन, देन द मोमेंटम ऑफ फोटॉन इज, क्या करना है? हमने पढ़ा था डी बोर्गली की इक्वेशन से कि वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन मोमेंटम, h अपॉन मोमेंटम। फाइंड क्या करना है? मोमेंटम। सो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? rp इज इक्वल टू h अपॉन लेमडा। सो p मोमेंटम इज इक्वल टू h, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या है? कितना है, कहाँ गया? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जोल इंटू सेकेंड। ठीक है, जोल इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ कितनी है? 2.2 इंटू 10⁻⁻11। अब 6.6 का टेबल यहाँ पे 3 टाइम जाएगा, सो p इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस, इधर प्लस हो जाएंगे 11, काट दें तो बाकी कितने रह गए? 23 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻23 कहाँ है? ए, ए सही है, एनी प्रॉब्लम?
कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? ओके, बढ़ते हैं आगे। और कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन पॉसिबल फ्रॉम द फॉलोइंग? चलें इसको देखिए, इसका आंसर खुद करें। अब खुद बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। व्हाट शुड बी इट्स आंसर? इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? विच इज और नॉट पॉसिबल, वही क्वेश्चन है क्या? नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। एन इज इक्वल टू 3, एल इज इक्वल टू 2, एम इज इक्वल टू 0, सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एन इज इक्वल टू 3, एल इज इक्वल टू 2, एम इज इक्वल टू -2, बिल्कुल सही है। अब एक इलेक्ट्रॉन है, इट कुड बी, इसकी स्पिन जो है प्लस माइनस हो सकती है, और हमें ये पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एक है या दो है। सो एस कुड बी आइदर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव, लीव दैट। अच्छा, एन इज इक्वल टू 3, एल इज इक्वल टू 3, देखें एन और एल बरोबर बराबर इक्वल टू नहीं हो सकते, सो दिस इज द रॉन्ग। Why this is the right? n is equal to 3, l is equal to 0, बिल्कुल सही है। l का वैल्यू n से कम होना चाहिए और कम है, ठीक है। l is equal to 0 है, m भी 0 है, तो ये भी सही है। अगर अच्छा मुझे ये बताएं, ये सही है? n is equal to 4, l is equal to 0, m is equal to -1, s is equal to 1/2, ये सही है गलत है? What about this one? Whether this is right or wrong? Wrong, क्यों? कि अगर l 0 है तो m भी 0 होना चाहिए। फॉर l इज इक्वल टू 0, m कैन नॉट बी नॉन जीरो, m कैन नॉट बी नॉन जीरो, कंडीशन याद रखनी चाहिए। अगर आपको है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है मेरे ख्याल में, और कुछ आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए उधर दिए थे ग्रुप में, वो आप खुद कर लेना। चलें जी, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की नहीं, पर आपने पढ़ी हुई है, सो यू कैन डू इट। कैसे करेंगे? जिंक, ये Z किसका है? लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, 11 इलेक्ट्रॉन, 2s2, सॉरी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s1, सॉरी 3s1। अब ये जो आगे नंबर लगा है ना 1 2 3 4, ये n को शो करता है, n इज इक्वल टू 3। इलेक्ट्रॉन s सब शेल में l इज इक्वल टू 0 होगा। अगर l 0 है तो आपको पता है कि m क्या हो सकता है? m क्या हो सकता है? m क्या हो सकता है? m भी क्या होगा? 0 होगा, ठीक है, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन है, सो इट शुड बी 1/2। सो n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 होना चाहिए, यानी ये नहीं, ये सही नहीं है। n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 1/2, ये सही है। n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 तब होगा, l इज इक्वल टू किसका होता है? d का। 0 किसका होता है? s का। 1 किसका होता है? p का। और 2 किसका होता है? d का। सो इलेक्ट्रॉन जो है आपका किस में है? s में है, तो s का l वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। बात समझ आ गई बेटा? समझ आ गई या नहीं आई? वाओ, देयर इज अनदर क्वेश्चन, तो थोड़ा छोटा करते हैं। बताएं इसका आंसर क्या होना चाहिए? दो क्वेश्चन है सिंपल से। देयर आर टू क्वेश्चंस ऑन योर स्क्रीन। पहले इसको बता दे, फिर ऊपर वाले का देंगे। अकोमोडेट एम शेल, एम शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 18 आएंगे। एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सो एम शेल में के का एन वैल्यू 1, एल का एन वैल्यू 2, एम का एन वैल्यू 3, इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर, अब 2 3 स्क्वायर 9, 9 2 9 द 18, सो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये तो इसका आंसर ये हुआ। व्हाट अबाउट दिस वन? इसका आंसर क्या होगा? फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर एल, द नंबर ऑफ अलोड वैल्यूज ऑफ एम कितने होंगे? शाबाश। कि अगर किसी का एल प्रिंसिप एजीमेथल क्वांटम नंबर है, तो उसके एम वैल्यूज कितने होंगे? कितने होंगे? कितने होंगे? या किसके बरोबर होंगे? किसमें?
12+1 यानी अगर मिला होता तो कितने होते? 3 होते, क्योंकि एल वैल्यू जो एल सॉरी 12+1 होगा, मैं भूल रहा था। ठीक है, 12+1 किसी के भी मैग्नेटिक नंबर वैल्यूज कितने होंगे, नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस कितनी होंगी, इट डिपेंड्स अपॉन एल वैल्यू और 2l+1। द इलेक्ट्रॉन इज क्या है? बीटा, बीटा पार्टिकल। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वर्क। हम जो है